नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग आजकल पाठ्यक्रम 5 पढ़ रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है उपभोक्ता जागरूकता। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो पाठ है 18 यानी कि जिसका शीर्षक है उपभोक्ता संरक्षण, उसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसका जो आखिरी भाग है, जो दूसरा भाग है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा था, उसके अंदर हमने जो उपभोक्ता संरक्षण है उसकी क्या आवश्यकता है, उपभोक्ता संरक्षण होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात की थी। तो आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले फिर आपके साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार शेयर करूंगा 7895860757। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने जो दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या है। इसके पश्चात हमने जाना था कि उपभोक्ता की समस्याओं का क्या स्वरूप होता है, किस प्रकार की समस्याओं का सामना उसको अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है, जिसमें मिलावट, नकली सामान, कालाबाजारी, जमाखोरी, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। इसके पश्चात हमने उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता पे बात की थी कि क्यों उपभोक्ता को संरक्षित किया जाना आवश्यक है, क्यों उसके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात हमने उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े पक्ष, जिसमें खुद उपभोक्ता एक पार्टी होता है, ऐसे ही सरकार होती है और व्यवसायी होते हैं या व्यापारी होते हैं। तो इन सब से जुड़े पक्षों के बारे में बात की थी कि क्या क्या काम किस किस पक्ष को करने चाहिए। फिर हमने उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त में देखा था कि कौन कौन से एक्ट होते हैं, कौन कौन से कानून हैं जिसके की माध्यम से उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण प्राप्त है हमारे देश में। तो एक बार फिर हम उस लिस्ट को देख लेते हैं। इसमें है कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और विपणन अधिनियम 1937, जो कि कृषि उत्पादों में को किस प्रकार से श्रेणीकरण करना है, उनका किस प्रकार से एक मानक बनाना है, इसका जो रूपरेखा है वो इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई है। औद्योगिक कानून 1951, खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम 1954, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, मापतौल मानक अधिनियम 1956, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम 1969, कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम 1980, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इनको हम एक एक करके इन सब एक्ट्स को देखेंगे, इन सब कानूनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और विपणन अधिनियम। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, जो कृषि उत्पाद होते हैं जैसे मसाले, शहद, दूध, दही, घी, तो इन सब जो कृषि उत्पाद हैं उनके श्रेणीकरण और विपणन, मतलब उनको श्रेणियों के अंतर्गत बांटना, उनकी गुणवत्ता के हिसाब से उनको अलग अलग क्लास में डालना। ये फर्स्ट क्लास का सामान है, सेकंड क्लास का है, ठीक है ना, इस प्रकार से उनको श्रेणीकृत करने का प्राविधान है इस कानून के अंतर्गत। और साथ साथ एक एग मार्क होता है, उसका निशान जो भारत सरकार का कृषि विपणन विभाग होता है उसके माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो जो एग मार्क का निशान होता है वो ये इस बात का प्रतीक होता है कि जो माल है, जो कृषि उत्पाद है, वो अच्छा है। तो जैसे एक आप ये देख सकते हैं, ये घी का एक डिब्बा है, एक उदाहरण मैंने लिया है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये छोटा सा एक एग मार्क का निशान यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो निशान है इसको बड़े रूप में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जिसमें ये एग मार्क लिखा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट। इसके पश्चात है औद्योगिक विकास और नियमन कानून 1951, ठीक है ना। तो इस कानून के अंतर्गत क्या है, इस कानून के अंतर्गत उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं के वितरण पर नियंत्रण का प्रावधान है। किस प्रकार से जो उत्पादन होना है, मतलब सरकार अगर चाहे तो इस अधिनियम का उपयोग करके वो उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं के वितरण पर नियंत्रण कर सकती है, ठीक है ना। इस कानून के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी ऐसे उद्योग की जांच का आदेश कर सकती है जिसमें कि कुछ अनयूजुअल हो रहा हो,
कुछ ऐसा हो रहा हो जो नहीं होना चाहिए, जैसे उत्पादन में भारी कमी हो जाए, ठीक है ना, अचानक से उत्पादन गिरने लग जाए, ठीक है ना, और बहुत बड़ी मात्रा में गिर जाए, या उत्पाद की गुणवत्ता में स्पष्ट गिरावट आ जाए, बहुत सारी शिकायतें आने लगे सरकार के पास कि भाई इसका जो माल है इस फैक्ट्री का वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं आ रहा है, या उत्पाद मूल्य में अनुचित बढ़ोतरी हो जाए, एकदम से जो उत्पाद का मूल्य है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो ये जो तीनों केस हैं इनके अंतर्गत जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, वो अपना इंस्पेक्टर वहां भेज सकती है, एक निरीक्षक भेज सकती है। वो निरीक्षक वहां क्या करेगा, जाकर देखेगा कि कोई अगर अनियमितता होगी तो वो उसको रोकने के लिए निर्देश जारी करेगा और उनको कहेगा कि आप अपने जो चीजें हैं, जो जैसा आप अगर उत्पादन में भारी कमी हो गई तो वो कहेगा कि आप जो उत्पादन पुराने के लेवल पे था, पुराने स्तर पर था, उस पर लेके आइए उसको दोबारा से, ठीक है ना। अगर वो सुधरती नहीं है वो यूनिट, तो सरकार उस उद्योग को अपने कब्जे में ले सकती है, ठीक है, उस पर अधिकार कर सकती है। अगला है खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम। हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो खाने पीने के सामानों में मिलावट करते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी सरकार ने एक खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम बनाया है 1954 में, जिसके अंतर्गत क्या है कि बहुत सारे जो कड़े सजा का प्रावधान इसके अंतर्गत है। ये कानून जून 1955 में लागू हुआ। इसके तहत खाद्य वस्तु में मिलावट के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसी मिलावट के लिए खासतौर से जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तथा जिससे मृत्यु तक हो सकती है, तो ऐसे अगर कोई केसेस आते हैं तो उसमें उम्र कैद और साथ में 3,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब कितना कड़ा दंड इसके अंदर दिया जाता है। इसमें क्या है, इसमें जांच के लिए इंस्पेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें मतलब उनको फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो फूड इंस्पेक्टर होता है वो वस्तु का नमूना लेकर उसे जांच और विश्लेषण के लिए भेजता है। अगर वो नमूना फेल हो जाता है तो उस कंपनी पर कार्रवाई की जाती है, उस कंपनी के मालिक पर कार्रवाई की जाती है, ठीक है ना। एक बार आपको याद होगा पिछले दिनों मैगी एक बार बंद हो गई थी, मैगी जो था उसके उसके उसका भी इसी प्रकार से नमूना लिया गया था और उसमें कुछ एक केमिकल मिला था जो कि तय मात्रा में नहीं था, उससे ज्यादा था, ठीक है ना, तो जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। तो उसके हिसाब से फिर जो नेस्ले था उसको सारी मैगी जो थी वो बाजार से वापस लेनी पड़ी थी, ठीक है ना, और उसको कई कई मतलब 3-4-5-6 महीने के लिए उसको बैन कर दिया गया था, वो सामान उसका बिक ही नहीं पाया था, ठीक है। तो ये है खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम की बात। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो इस कानून के तहत सरकार को ये अधिकार होता है कि वो सार्वजनिक हित में मतलब सभी की भलाई के लिए किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है, ठीक है ना। उससे क्या फायदा होगा, आवश्यक वस्तु घोषित करने से सरकार उसके उत्पादन पर नियंत्रण कर सकती है। उसका नियंत्रण, अगर उत्पादन कम हो रहा है तो उसके उत्पादन को बढ़ा सकती है, उसका जो मूल्य है उसको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अगर लोग उसका मूल्य बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो उसको ऐसे नहीं करने देगी और इस कानून के तहत उसके जो मूल्य को एक उचित स्तर पर फिक्स कर देगी, ठीक है ना। तो ये जो कानून है ये मुनाफाखोरों, जमाखोरों, ठीक है ना, इन सबको नियंत्रित करता है। इसके बाद मतलब ये अगर जब वस्तु को पहले तो सरकार आवश्यक वस्तु घोषित कर देगी, इसके बाद क्या करेगी, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार को नियंत्रित कर सकती है, ठीक है ना। इसके तहत मुनाफाखोरों, जमाखोरों और कालाबाजारियों की असामाजिक जो गतिविधियां हैं, जो गलत गतिविधियां हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। अगला है माप तोल मानक अधिनियम। तो ये अधिनियम क्यों लाया गया, ठीक है ना, इसके बारे में जानते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत देश भर में तौल के लिए भार और लंबाई के मानक पैमाने का प्रयोग करने की व्यवस्था है। भार के लिए क्या यूज होता है, किलोग्राम का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपने और यूनिट्स भी पढ़ी होंगी भार नापने की, वजन नापने की। ऐसे लंबाई के लिए हम लोग मीटर का उपयोग करते हैं। तो ये क्यों लाया गया, पहले देश के जो बहुत पहले जो था, जब कानून नहीं था तो देश के विभिन्न हिस्सों में माप तोल की विभिन्न प्रणालियां प्रचलित में थी। जैसे वजन के लिए पौंड का यूज होता था, छटांग का यूज होता था और सेर का यूज करते थे, और लंबाई के लिए गज, इंच और फुट का उपयोग होता था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, उसको मानक में ला एक स्टैंडर्ड बना दिया उसका। इस विभिन्नता और अंतर से व्यापारियों को उपभोक्ताओं का शोषण करने का मौका मिलता था, ठीक है ना। इसका भी वो गलत उपयोग करते थे, तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने मीटर और किलोग्राम भार और लंबाई के मानक पैमानों के रूप में स्थापित कर दिए।
अगला है एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम। ठीक है ना, इस अधिनियम के तहत क्या है कि अगर कोई भी जो बिजनेस यूनिट है वो अपना मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है, एकाधिकार क्रिएट करना चाहती है, बनाना चाहती है बाजार पर, ताकि वो अपने जो अगर एकाधिकार कर लेगी तो अपने मूल्य भी खुद सेट कर सकती है। ठीक है ना, उस पर सरकार का नियंत्रण रह नहीं जाएगा और वो अपने मूल्य को, अपने जो सामान है उसको किसी भी मूल्य पर बेचने को स्वतंत्र हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अनुचित व्यापारिक गतिविधियां हैं जो प्रतिबंधित भी हैं, तो इनके बारे में अगर आप लोग चाहें तो उपभोक्ता चाहे तो इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है ना, 1983 और फिर 1984 में ये संशोधित हुआ है। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह प्रतिबंधित और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के बारे में शिकायतें दर्ज कराकर जांच कराने के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कंज्यूमर हैं, आप एक उपभोक्ता हैं, आपको लगा कि भाई कोई कंपनी गलत तरीके से अपने जो कोई जो वस्तु है उसका गलत प्रचार कर रही है, भ्रमात्मक विज्ञापन दे रही है, तो आप उसकी कंप्लेंट यहाँ कर सकते हैं। ये कंप्लेंट आप कहाँ करेंगे? एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग में। एक आयोग बना हुआ है, उसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, उस आयोग में आप उसको अपनी शिकायत को डालेंगे, वो आयोग उसकी जांच करेगा। आवश्यक छानबीन और जांच के बाद उपभोक्ताओं की शिकायतें निपटाने का अधिकार भी इसी आयोग को रहेगा। ठीक है ना, तो ये आयोग क्या कर सकता है? ये आयोग कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से चाहे तो उस व्यापार को बंद भी कर सकता है। ठीक है ना, अस्थायी रोक लगा सकता है उस पर। तो ये जो आयोग होता है इसको सिविल कोड जैसा अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, इसको एक जो सिविल कोड को, जो न्यायालय को अधिकार होते हैं, वही अधिकार इसको दिए गए। ठीक है, अगला है काला बाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम। अभी हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम पढ़ा था, यह है काला बाजारी। काला बाजारी को आपको समझते हो? काला बाजारी में क्या करता है, वो जो व्यापारी होता है वो माल को एक जगह पे होल्ड कर लेता है। ठीक है ना, इकट्ठा कर लेता है और आपूर्ति को बाधित कर देता है, माल की सप्लाई नहीं होने देता है। ठीक है ना, तो माल की सप्लाई नहीं होने देगा तो क्या होगा? मार्केट में माल कम हो जाएगा और माल कम होगा तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने काला बाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम लाया 1980 में। तो इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य है काला बाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना। ठीक है ना, तो इसके तहत दोषी लोगों को हिरासत में लेने की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई आपको इसमें डिफॉल्टर मिलता है तो उसको सरकार अरेस्ट कर सकती है। इस कानून के उद्देश्य के खिलाफ किसी भी तरह का काम करने वाले लोगों को अधिकतम 6 महीने तक की कैद हो सकती है। उद्देश्य के खिलाफ मतलब अगर कोई आदमी कालाबाजारी कर रहा है और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति रोक रहा है तो उसको 6 महीने तक की कैद का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है ना, तो इतना कड़ा कानून ये भी है एक। अगला है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या है? इस अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है ना, भारतीय मानक ब्यूरो का गठन किया गया है। उत्पादकों के लिए जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो गुणवत्ता मानकों का निर्धारण करता है। वो बताता है कि आपकी जो वस्तु है, जो वस्तु आप उत्पादित करने वाले हो, वो किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, कितना उसका मानक होना चाहिए, किस क्वालिटी की वो होनी चाहिए। BIS चिन्ह योजना के तहत उनको प्रमाणित भी करता है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, भारतीय मानक ब्यूरो होता है, इसके द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक, सुरक्षा और कार्य निष्पादन के अनुरूप पर्याप्त जांच के बाद उत्पादकों को अपने उत्पाद पर मानक चिन्ह ISI प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। मतलब वो ये कहता है कि आप सुरक्षा और कार्य निष्पादन मतलब किस प्रकार का कार्य आपका वस्तु जो आप बना रहे हैं वो कर पा रही है, उसकी आप जांच कर लें और उसके बाद अपने उत्पाद पर ISI का चिन्ह लगा लें। कब? जबकि आपका जो वस्तु है वो गुणवत्ता मानकों में खरा उतर रहा है। ठीक है ना, जो BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने जो मानक दे दिए, अगर उस पर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही उतर रहा है तो आप ISI का मोहर उस पर लगा सकते हैं। ठीक है ना, और उसको लगाकर आप बेच सकते हैं। ग्राहक उस ISI के चिन्ह को देखेगा और आपके सामान को खरीद लेगा। ठीक है, साथ साथ ब्यूरो ने आम उपभोक्ताओं में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग का गठन किया है। ठीक है ना, जहां पर कि वो उपभोक्ताओं से संबंधित मामले सुनता है।
एक सार्वजनिक शिकायत प्रकोष्ठ भी है, जिसमें मतलब यहाँ पे क्या है, शिकायत प्रकोष्ठ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ शिकायत होगी, तो जिसमें उपभोक्ता ISI मार्क वाले उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। मान लीजिए आपने कोई कुकर खरीदा और वो ISI मार्क का है, लेकिन वो सही उपयोग नहीं कर रहा है, सही नहीं निकला, तो आप उसकी शिकायत BIS के इस शिकायत प्रकोष्ठ में भी कर सकते हैं कि देखिए ये इसमें ISI का मार्क लगा था, लेकिन ये इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, ठीक है ना, तो वहां पर आपकी सुनवाई की जाएगी। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सबसे लास्ट है। तो इसमें एक बहुत नई बात हुई है, ये 2020 से ये कानून थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है ना, इस कानून में तब्दीली लाई गई है और ये जुलाई 2020 से लागू हुआ है। नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो है 2020, ठीक है ना। तो 1986 में क्या था, अन्य कानून की अपेक्षा उपभोक्ताओं को ये अधिक संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम राज्य व केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परामर्श समितियां बनाने का भी प्रावधान करती है, जहां पर कि उपभोक्ताओं को परामर्श की प्राप्ति हो सकती है, मतलब उनको सलाह देने के लिए सोसाइटी बनाने का भी इसमें प्रावधान होता है। ये अर्ध न्यायिक पद्धति के आधार पर कार्य करता है, मतलब इसको जो पावर्स होती हैं वो जुडिशियल पावर्स होती हैं, ठीक है ना। ये होता तो इसमें फोरम होते हैं, आयोग होते हैं, लेकिन इनको अर्ध न्यायिक पद्धति के तहत बनाया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि उपभोक्ता के विवादों का शीघ्र और उचित निपटारा हो सके, ठीक है ना। और जो जो ये डिसाइड कर रही है, जो डिसीजन ले रही है, उनको पास भी पावर रहे, उनके पास जुडिशियल पावर होती है। इसमें जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग को शामिल करते हैं। इन्हें उपभोक्ता न्यायालय कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा भी आगे पढ़ेंगे। अब है उपभोक्ता अदालतों का अधिकार क्षेत्र। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो हमने पढ़ा 1986, उसके अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन किया जाता है। तो उपभोक्ता अदालतें किस प्रकार से होती हैं, जो जिला होता है उस पर तो उपभोक्ता फोरम होते हैं, फिर जो राज्य होता है उस पर आयोग होता है, उपभोक्ता आयोग, और उससे ऊपर राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग होता है, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित न्यायिक व्यवस्था में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें होती हैं, जो मैंने आपको बताया। इन्हें जिला फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, ठीक है ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, यानी कि जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। यदि वस्तुओं या सेवाओं की कीमत या मुआवजे का दावा 20 लाख से अधिक नहीं है, तो इन शिकायतों का फैसला जिला फोरम के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मतलब कितने रुपए का आपने जो सामान लिया है या वस्तु या सेवा ली है, उसके हिसाब से आपका तय होता है कि आप कहाँ क्लेम करेंगे, कहाँ दावा करेंगे। अगर आपका जो वस्तु जो आपने खरीदी वो 20 लाख से ज्यादा की नहीं है, तो आप उसका जो दावा है वो जिला फोरम में करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो जिला फोरम में आप दावा करेंगे 20 लाख तक का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1986 का जो एक्ट है वो 2020 में बदल गया है। तो अब जो है आप अगर 1 करोड़ तक का जो दावा है वो आपको इस वाले फोरम में करना पड़ेगा, जिला फोरम में। ये जो चेंज हो गई है, ये फिगर चेंज हो गई है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में 1986 लिखा हुआ था तो आप यही लिखे, क्योंकि 1986 वाले में यही था, 20 लाख ही था। अगला है राज्य आयोग को 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार है। जिला फोरम के आदेशों के खिलाफ अपीलों पर भी राज्य आयोग ही सुनवाई करता है। 1 करोड़ रुपए से अधिक के सभी दावे और मामले राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और अब जो ये चेंज हो गया है 2020 में, 10 करोड़ हो गया है, ठीक है ना। लेकिन आपको यही पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1986 वाला ही आएगा, 2020 नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। और राज्य आयोग से अगर कोई राज्य आयोग का कोई फैसला आता है, उसके खिलाफ अगर जो भी पार्टी है, दोनों पार्टियां, मतलब या तो उत्पादक या फिर उपभोक्ता, वो अपना दावा राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आयोग में कोई तकलीफ होती है, कोई नहीं समझ में आता है, तो उसका दावा फिर आप जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसमें आपको करना होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो चीजें होती हैं वो बनी हुई है, ठीक है ना। अगला है उपभोक्ता की शिकायतों को निपटाने की प्रक्रिया। किस प्रकार से उपभोक्ता शिकायत कर सकता है, उसको किस प्रकार से अदालतें उस शिकायत को निपटाती हैं। कोई व्यक्तिगत उपभोक्ता या उपभोक्ताओं का संघ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है, ठीक है ना। आप भी करा सकते हैं। आप अगर एक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं तो वो भी आपकी तरफ से शिकायत उठा सकती है। शिकायतें उस जिले फोरम में दर्ज कराई जाएंगी जहां ये मामला हुआ है, जहां विरोधी पक्ष
रहता है या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य आयोग के समक्ष, ठीक है ना, मतलब इनमें से किसी भी जगह पर आप ये शिकायत करा सकते हैं अथवा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयोग के समक्ष भी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है वही कि कितने रुपए की आपने वस्तु खरीदी थी या सेवा प्राप्त की थी। अगर 20 लाख तक की थी तो जिला फोरम, 20 लाख से 1 करोड़ तक राज्य फोरम राज्य आयोग और 1 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग, ठीक है ना। वो एक आपको लिमिट ध्यान में रखनी है। फिर आप क्या करेंगे, शिकायत पर आपको अपनी सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, किस प्रकार आपका नाम क्या है, पता क्या है, ये सब चीजें आपकी किताब में लिखी वो सारी चीजें भरनी पड़ेंगी। और फिर आपको शिकायत पर अपने हस्ताक्षर उसके अंदर आपके होने चाहिए। ये किसको संबोधित होनी चाहिए, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जहां पे भी आप अपील कर रहे हैं उसके अध्यक्ष को संबोधित होगी, ठीक है ना। उसको आप संबोधित करेंगे, उसके नाम से चिट्ठी बनेगी। कोई भी शिकायत मामला उठाने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर दायर करनी चाहिए। जब आप मामला उठा रहे हैं उससे 2 साल के अंदर अंदर आपको, जैसे आपके साथ कोई ठगी हुई, मान लीजिए किसी दुकानदार ने आपको गलत सामान दिया, तो आपको जिस तारीख को सामान दिया, जिस तारीख को आपको परेशानी हुई, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको वकील आपको जो शिकायत है वो दायर करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 साल के बाद करेंगे तो वो टाइम बार हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर चाहे तो जो जिला फोरम है या राष्ट्रीय आयोग है, राज्य आयोग है, वो आपको अगर वो कहता है ठीक है आपसे डिले हुआ, उसने आपको माफ कर दिया डिले को लेके, तो आप तब वो आपकी शिकायत सुन सकता है, अगर वो फोरम, वो अदालत चाहे तो, ठीक है ना। इसके पश्चात जो अदालतें होती हैं, ये राष्ट्रीय फोरम, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या उपभोक्ता जो जो आपकी जो जिला फोरम है, ये सब क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये वस्तुओं में त्रुटि या सेवाओं की कमी को दूर करवा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा आदेश दे सकते हैं कि भी इसको दूर करो, उसकी कमी को, या जो वस्तु है उसके बदले में दूसरी वस्तु दिलवा सकते हैं आपको। जो सेवाएं आपको नहीं मिल रही हैं उसको बहाल करवा सकते हैं। वस्तु के लिए चुकाई गई कीमत या सेवाओं के लिए चुकाई गई कीमत जो है उसकी वापसी करा सकते हैं। जो आपने सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क दिया है उसकी वापसी करा सकते हैं। हानि या नुकसान के लिए मुआवजा दिलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी आदेश वो आपके लिए पारित कर सकते हैं आपको राहत देने के लिए, ठीक है। अब है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। ये सब तो थी सरकार की बातें कि सरकार ने किस प्रकार से उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास कर रखे हैं। अब पिक्चर में आते हैं कुछ गैर सरकारी संगठन जो कि सरकारी नहीं है। तो लोगों के ऐसे समूह हैं ये जो बिना किसी आर्थिक लाभ के जन कल्याण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये नो प्रॉफिट पर काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसी संस्थाएं हैं जो कि लोगों के द्वारा ही बनाई गई हैं आपस में, ठीक है ना। ऐसे समूह होते हैं लोगों के जो बिना किसी आर्थिक लाभ के जन कल्याण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इनके अपने संविधान और अपने नियम होते हैं। इन पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, इनके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप सरकार नहीं करती है। इनका कामकाज फ्री होता है, मतलब इनके कामकाज में कोई भी अड़ंगा सरकार नहीं लगाती है। ये संगठन अनुदानों पर और आंशिक रूप से सरकारी सहयोग पर निर्भर करते हैं। मतलब इनको जो इनके जो सदस्य हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं या ये किसी बड़ी कंपनियों से कंट्रीब्यूशन लेते हैं, मतलब कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और कई बार इनको सरकारी सहयोग भी प्राप्त होता है आंशिक रूप से, मतलब पूरा सरकारी सहयोग नहीं मिलता है, कुछ मात्रा में सरकारी सहयोग भी इनको प्राप्त होता है। ये जो संगठन हैं ये अक्सर उपभोक्ता संघों या उपभोक्ता संगठनों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। इनको हम उपभोक्ता संघ कहते हैं या उपभोक्ता संगठन कहते हैं, ठीक है ना। भारत में एक बहुत फेमस जो संगठन है वो है कंज्यूमर वॉइस, ठीक है ना। ये दिल्ली में स्थित एक संगठन है, इसके बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है ना। उन सदस्यों की जो ये हेल्प करता है, आप इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। कंज्यूमर वॉइस के नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसकी वेबसाइट आपको मिलेगी, जहां पर कि आपको बहुत सारी जानकारी एक जो उपभोक्ता को होनी चाहिए वो आपको इनकी वेबसाइट पर प्राप्त हो सकती है। फिर उपभोक्ता जो जो गैर सरकारी संगठन है वो किस प्रकार से, उनकी क्या क्या गतिविधियां होती हैं जिससे कि वो उपभोक्ता के लिए मददगार होते हैं, ठीक है ना। उनकी हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली जो एक्टिविटी, जो गतिविधि है वो है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि उनके किस प्रकार से वो उनके अधिकार हैं और उनका किस प्रकार से वो उपयोग कर सकते हैं। लोगों को उपभोक्ता समस्याओं और समाधानों के बारे में गोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए जानकारी देते हैं। उनको बताते हैं कि उपभोक्ताओं को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके और जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान कैसे होता है।
ठीक है ना, अपने पुराने अनुभव साझा करते हैं लोग वहां पर आकर। उपभोक्ता को कानूनी कार्रवाई करने में सहयोग के जरिए कानूनी परामर्श प्रदान करना, ठीक है ना, ये कानूनी परामर्श भी प्रदान करते हैं, हालांकि उसका कुछ थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं क्योंकि इनको भी अपने कानूनी एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं अपने साथ, ठीक है ना। तो उपभोक्ता की कानूनी कार्रवाई करने में सहयोग के जरिए कानूनी परामर्श प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ता को अपनी लड़ाई लड़नी है कानूनी रूप से। उपभोक्ता संरक्षण परिषदों तथा अन्य निकायों के प्रतिनिधि के रूप में उपभोक्ताओं के पक्ष की पैरवी करते हैं, कभी कभी ये लोग उनके तरफ से केस भी लड़ सकते हैं, ठीक है ना। और जो उपभोक्ता संरक्षण परिषदों और अन्य निकायों के प्रतिनिधि के रूप में उपभोक्ताओं के पक्ष की पैरवी भी ये करते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसी परिषदें बनी होती हैं उपभोक्ता संरक्षण के लिए, कुछ काउंसिल बनी होती हैं, वहां पर इनके जो लोग होते हैं वो जाकर अपनी आवाज उठाते हैं। अपनी जांच व्यवस्थाओं या प्रयोगशालाओं, मतलब इनकी अपनी जांच करने की व्यवस्थाएं भी होती हैं। कई सारे एनजीओज ऐसे हैं जिनकी अपनी टेस्ट लैब्स हैं, उन लैब में ये लोग जो प्रोडक्ट हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, उनका परीक्षण करते हैं। अगर वो ठीक हैं तो उसके बारे में बताते हैं, खराब है तो उसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी जो प्रयोगशालाएं हैं उनके अंतर्गत जो ये टेस्ट करते हैं, तुलनात्मक जांच करते हैं कई सारे उत्पादों की, जो प्रतियोगी ब्रांड हैं उनकी जो गुणवत्ता है उसका मूल्यांकन करते हैं, जांच के परिणामों को प्रकाशित करते हैं ताकि उपभोक्ताओं को सजग ग्राहक बनाया जा सके। तो ये सारे रिजल्ट्स बता देते हैं लोगों को कि भाई कौन से चीज में क्या क्या चीज निकली। जैसे अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा शहद का एक ऐसी एक एनजीओ ने शहद की जांच करी बहुत सारे ब्रांड के, उसमें से 10-15 जो सैंपल थे वो तो फेल हो गए और 2-3 ही केवल पास हो पाए। उसने वो सारी अपनी जो जांच है वो प्रकाशित करी, कई सारे अखबारों में भी उसका प्रकाशन हुआ और न्यूज में भी वो चली, ठीक है ना। तो आपने वो जाना होगा, तो वो भी एक गैर सरकारी संगठन है जिसने की ये सारी जांच की थी, ठीक है ना। ऐसे ही समय समय पर जो ये गैर सरकारी संगठन होते हैं पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं, पाठकों तक उपभोक्ताओं की समस्याएं पहुंचाते हैं, कानूनी जानकारी पहुंचाते हैं तथा उपभोक्ताओं की रुचि की अन्य सूचनाएं भी पहुंचाते हैं, ठीक है ना। इसी साथ साथ ऐसे सुझाव और सिफारिशें भी प्रस्तुत करते हैं जिन पर सरकारी अधिकारियों को नीति निर्धारण और उपभोक्ताओं के हित में किए जाने वाले प्रशासनिक उपाय करते हुए विचार करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सरकार को भी सजेस्ट करते हैं कि किस प्रकार से वो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए और कदम उठा सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हेल्पफुल होते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने कई मामलों में उपभोक्ता अधिकारों को लागू करने में जिन हित नहीं होगा ये जनहित होगा, ठीक है ना, जनहित याचिकाओं का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। तो ये लोग इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खुद अपनी रिट पिटिशंस डाली हैं, सर जो कोर्ट है, कोर्ट में जाते हैं खुद, उसमें पैरवी करते हैं अच्छे तरीके से और उपभोक्ताओं के अधिकार को सही से लागू करवाने के लिए कई बार इन्होंने इस तरीके से बढ़ चढ़कर रिजल्ट लेके आए हैं, ठीक है ना, डिसीजन लेके आए हैं अपने फेवर में, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने जनहित याचिकाओं का भी सफलतापूर्वक कई सारे गैर सरकारी संगठनों ने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो फिर अब ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम जो ये मॉड्यूल 5 हमने पढ़ा, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो कि पिछले सालों में आए हैं, पिछले 3-4 सालों में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अब मैं आपको फिर अपना जो व्हाट्सएप नंबर है आपके साथ शेयर करूंगा 7895860757। आप लोग जो पाठ पढ़ते हैं उसके बारे में अगर आपको लगता है कि कुछ और आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से हमारे से संपर्क करके जान सकते हैं, या फिर कोई नई चीज़ जो आप मुझे बताना चाहते हैं कि मैं और क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे और चीज़ें आपको बता सकता हूँ, तो वो भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, अपने ऐसे परिचित जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।